नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में, और जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम वीडियो को आगे बढ़ाएं और जानें कि इस वीडियो में क्या डिस्कस होने वाली है। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, और जो पिक्चर आपको दिखेगा उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये पिक्चर है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज हिंदी के विषय में इन्हीं के चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। विद्यार्थी मित्रों, ये जो चैप्टर का विषय है एपीजे अब्दुल कलाम, और इस चैप्टर में क्या होने वाला है और क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यानी कि ये पूरा चैप्टर संवाद से आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत लगाव रहता था, इसीलिए वो हमेशा बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत दूर करने के लिए वो सदा हाजिर रहते थे। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब थोड़ी पाठ की पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें ये बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहज से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उसे इस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है?
अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि मैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार की पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को भी 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिकों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिला की क्या भूमिका हो सकती है? विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना में बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है।
क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। पाठ का सार देखें तो डॉक्टर कलाम की बचपन की घटना। तब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके एक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम बहुत प्रभावित हुआ। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण क्या है, तो चलो देखते हैं। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। जीवन में सफल होने का मंत्र। पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। नेताओं को सीख। डॉक्टर कलाम नेताओं को सीख देते कहते हैं कि हमारे नेताओं की कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी की रेखा नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। सेना में महिलाओं की बराबरी। भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था पाठ का सार। अब चलते हैं पाठ की शब्दार्थ की ओर। जीवंत शब्द अर्थ का अर्थ है जीवित, यादगार का अर्थ है अविस्मरणीय, मस्तिष्क यानी दिमाग, प्रेरणा यानी प्रोत्साहन, प्रमुखता यानी महत्व, सहजता से यानी कि स्वाभाविकता से या आसानी से, सक्षम यानी कुशलता, योग्यता। वैश्विक का अर्थ है विश्व संबंधी, संपर्क यानी मेल जोल। नितांत इस शब्द का अर्थ है अत्यंत। निरंतर, लगातार, अर्जित करना यानी प्राप्त करना। समक्ष यानी सामने, आगे। परिभाषा यानी व्याख्या। परवाह इसका अर्थ है चिंता। आपदा यानी मुसीबत। बृहद यानी महान या विशाल। विरासत यानी धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार।
लक्ष्य यानी ध्येय, समस्या का शब्द अर्थ है उलझन, महारत का शब्द अर्थ है योग्यता या कुशलता, चुनौती यानी ललकार, बहुगुणक यानी बहुत महत्वपूर्ण, उपकरण यानी साधन, निष्ठा का शब्द अर्थ है श्रद्धा, अनुत्पादक जो उत्पादन न करे, सामरिक का अर्थ है युद्ध से संबंध रखने वाला, अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, अभिन्न यानी कि अटूट, दरकार यानी जरूरत, अचूक व्यर्थ न जाने वाला, मान्यता स्वीकृति यहाँ विचार की बात है, पर्याप्त उसका अर्थ है आवश्यकता के अनुसार, सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ, खाका यानी ढांचा, पात्रता यानी योग्यता, उत्कृष्ट यानी उत्तम या श्रेष्ठ, विघ्न का अर्थ है बाधा या रुकावट, दूरदर्शिता यानी कि दूर की बात सोचने का गुण, पारदर्शी यानी कि स्वच्छ। तो विद्यार्थी मित्रों ये थे सप्ताह के अर्थ। अब चलते हैं पाठ के मुहावरे की ओर। मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों यहाँ मैंने सिर्फ मुहावरे के अर्थ दिए हैं, लेकिन आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलो, जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना, सामना होना यानी सामने मिलना या सामने आना, महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना, अचूक औषधि होना यानी कि व्यर्थ न जाने वाला उपाय। तो ये थे मुहावरे के अर्थ। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे के बाद हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? यदि मैं प्रश्नकर्ता होता तो मैं ये प्रश्न पूछता। नंबर 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए? नंबर 2, हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती क्यों जा रही है? नंबर 3, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जवाब है, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम के मन पर उस घटना का गहरा असर पड़ा। प्रश्न नंबर 3, आपकी यादगार घटना लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों ये प्रश्न आपके लिए है। आपके बचपन की कौन सी ऐसी यादगार घटना है, वो ये इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। यानी कि आपको आपकी बचपन की यादगार घटना कोई एक लिखनी है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है। कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम के विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल की पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार प्रश्न चौथे का जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो उसका जवाब है, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने में पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र मुझे इसमें सहयोग देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को पढ़कर सुंदर अक्षरों में लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये टेक्स्ट बुक का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको जो नीचे दिए गए एक परिच्छेद है उनको आपको सुंदर अक्षर में लिखना है ताकि आपकी लिखावट सुंदर हो सके। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी भाषा को? पर क्यों? उसका जवाब है, बचपन में हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता को गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। भाषा में हम अपने हृदय मन की भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा का ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है। उसे पढ़ने सीखने में बहु प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? तो उसका जवाब है, सन 2020 में मैं देख रहा हूं कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। सड़कें खूब चौड़ी और साफ सुथरी हैं। लोग चीजें खरीदने मॉल में जा रहे हैं। लोग बहुत सुखी हैं। सबके पास अपनी सुख सुविधाएं अच्छी हैं। लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के बाद हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। तो चलो स्वाध्याय के प्रश्न देखें। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? जवाब है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। प्रश्न नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? जवाब है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई में भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है। मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते थे। इस तरह भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने बताया।
विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय के अगले प्रश्न पर आगे चलते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम को क्या पूछा? उनका जवाब है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम को पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी कौन सी चुनौती है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न नंबर 4। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जवाब है, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान रहा है। स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 5 पर चले। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो उसका जवाब है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भी बाढ़ आ जाए या कोई कुदरती आफत आ जाए तो संकट में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ही होती है। स्वाध्याय के अगले प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो प्रश्न नंबर 3 में थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि स्टोरी के मुद्दे दिए गए हैं। उस मुद्दे पर आधारित आपको एक कहानी लिखनी है। तो चलो कहानी लिखते हैं। किसी एक गांव में एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला भी पाल रखा था। नेवला अच्छा स्वामी भक्त था। एक दिन ब्राह्मणी पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह बच्चे की ओर जाने लगा तो नेवला सांप की ओर तेजी से दौड़ता है, सांप को मार डालता है और बाद में बाहर आ गया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर आई। नेवले के मुख पर लहू देखा तो उसने सोचा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। ब्राह्मणी को गुस्सा आया तो पानी से भरा हुआ मटका नेवले के सर पर मार दिया तो नेवले की मृत्यु वहीं पर हो गई। बाद में ब्राह्मणी ने घर के अंदर जाके देखा तो बच्चे के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मणी को पता चला कि नेवले ने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है। ब्राह्मणी को पछतावा हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हम अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। तो सीख क्या मिलती है इस कहानी से? तो बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसे हमें ये सीख मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, अब अध्याय के अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद करें। विद्यार्थी मित्रों, आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स है उस टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 4 में एक हिंदी का एक परिच्छेद दिया गया है। उस परिच्छेद को पढ़ो और
उस परिच्छेद को अपनी भाषा में अनुवाद करो। यानी कि हिंदी का जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हमें गुजराती में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है और चैप्टर नंबर जो 5 है, सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और ये वीडियो आपने देखा इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और विद्यार्थी मित्रों, आपको जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने लाइक भी किया है, तो अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया करके प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो नए होंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इस वीडियो का आप आनंद भी ले सकते हो। तब तक के लिए भारत सर का नमस्कार।